हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, आज हम अध्याय 6 नगर प्रशासन को कंप्लीट करेंगे और यह वीडियो क्लास 6 एनसीईआरटी बुक की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का है और सीटेट अन्य जीके जीएस की तैयारी के लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन होगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अध्याय 6 नगर प्रशासन। कल हम गांव के प्रशासन को कंप्लीट किए थे। आज नगर यानी कि शहर के प्रशासन को देखेंगे। एक गांव के मुकाबले शहर ज्यादा बड़ा और अधिक फैला हुआ होता है। शहर की गलियां ज्यादा चौड़ी होती हैं। यहाँ के बाजारों में ज्यादा भीड़ भाड़ होती है। पानी और बिजली की सुविधाएं होती हैं। अस्पताल होते हैं। यहाँ बहुत ज्यादा वाहन होते हैं और यातायात को नियंत्रित करना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब इतने सुचारू रूप से कैसे चलता है? कौन सी संस्था इस सब के लिए जिम्मेदार होती है? कैसे निर्णय लिए जाते हैं? कैसी योजनाएं बनाई जाती हैं? कौन लोग हैं जो यह सारा काम करते हैं? आइए उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, इतवार की एक अलसाई हुई दोपहरी थी। कौन सा दिन था? इतवार, रविवार। तो इतवार की एक अलसाई हुई दोपहरी थी जब माला और उसके साथी शंकर, जहांगीर और रेहाना गली में क्रिकेट खेल रहे थे। शंकर ने बड़ा अच्छा ओवर फेंका था और रेहाना आउट होते होते बची थी। रेहाना के आउट न होने से शंकर हताश हो रहा था, इसलिए उसने इस उम्मीद से कि वह कैच आउट हो जाएगी एक शॉर्ट बॉल फेंक दी। हुआ उल्टा ही। रेहाना ने इतनी तेजी से बल्ला घुमाया कि गेंद ऊपर गई और गली की ट्यूबलाइट टूट गई। रेहाना चिल्लाई, अरे यह मैंने क्या कर दिया? तो शंकर तपाक से बोला, अरे हम यह नियम बनाना भूल गए थे कि अगर तुम्हारी गेंद से गली की ट्यूबलाइट टूट जाएगी तो तुम आउट मानी जाओगी। तीनों ने ही तब शंकर को विकेट की चिंता छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि जो हुआ वे उस बारे में ज्यादा चिंतित और परेशान हो रहे थे। पिछले हफ्ते उनसे निर्मला मौसी की खिड़की टूट गई थी, जिसको बदलने के लिए अपने जेब खर्च में से पैसे देने पड़े थे। क्या अब दोबारा जेब खर्च में से पैसे देने पड़ेंगे? और ये पैसे देंगे किसको? गली की ट्यूबलाइट बदलता कौन है? माला का घर सबसे पास था। चारों भागकर माला के घर गए और उसकी मां को सब कुछ बता दिया। सारी बात सुनकर माला की मां ने कहा, उन्हें इस बारे में कुछ खास तो पता नहीं है, बस यही मालूम है कि यह नगर निगम की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने सुझाया, यास्मीन खाला से पूछना चाहिए, वे हाल ही में नगर निगम से सेवानिवृत्त हुई हैं। जाओ उनसे पूछ लो और माला तुम जल्दी घर वापस आना। यास्मीन खाला उसी गली में रहती थी और माला की मां से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती भी थी। चारों दौड़कर खाला के घर पहुंचे और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वे एक साथ पूरा किस्सा सुनाने लगे। उनका सवाल सुनकर यास्मीन खाला बड़े जोर से हंस पड़ी और बोली, कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको तुम पैसा दे सकते हो। एक बहुत बड़ी संस्था होती है जिसको नगर निगम कहते हैं। यह सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था,
कूड़ा इकट्ठा करना, पानी की सुविधा उपलब्ध कराना और सड़कों और बाजारों की सफाई का काम करती है। माला बोली, हाँ हाँ, मैंने नगर निगम के बारे में सुना है। मैंने शहर में बोर्ड देखे हैं जो नगर निगम द्वारा लोगों को मलेरिया के बारे में बताने के लिए लगाए जाते हैं। खाला बोली, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। नगर निगम का काम यह सुनिश्चित करना भी है कि शहर में बीमारियां न फैले। यह स्कूल स्थापित करता है अब जो है और उन्हें चलाता है। शहर में दवा खाने और अस्पताल चलाता है। यह बाग बगीचों की रख रखाव भी करता है। उन्होंने आगे जोड़ा, हमारा पूरे शहर बहुत ही बड़ा शहर है और यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं। छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कहते हैं। नगर निगम परिषद और प्रशासनिक कर्मचारी। निगम पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी। यास्मीन खाला, मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है कि यह फैसला लेता कौन है कि पार्क कहाँ बनाया जाए। जब आप नगर निगम में काम करती थीं तो क्या ऐसे मजेदार निर्णय भी लेने पड़ते थे? रेहाना ने पूछा। खाला ने जवाब दिया, नहीं रेहाना, मैं तो निगम के लेखा विभाग अकाउंट में थी। बस लोगों की मासिक तनख्वाह की पर्चियां बनाती थी। क्योंकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए नगर निगम को कोई निर्णय लेने होते हैं। इसी तरह से शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। ज्यादातर निगम पार्षद ही यह निर्णय लेते हैं कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा। शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं। तो समितियां कौन बनाता है? तो पार्षद मिलकर के बनाते हैं, जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेते हैं। उदाहरण स्वरूप, एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना है या किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा ज़्यादा नियमित रूप से साफ करना है या फिर शहर के मुख्य नाले की सफाई होनी है। पार्षदों की समितियां ही पानी, कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती हैं। जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर बिजली के खतरनाक तार लटक कर नीचे आ जाएं तो स्थानीय पार्षद बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में मदद कर सकते हैं। जहां पार्षद की समितियां एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त, कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं। तो नगर निगम में निर्णय लिए कैसे जाते हैं? रेहाना ने पूछा। वह कभी सोचना बंद ही नहीं करती। बच्चों के सवालों से खुश होते हुए यास्मीन खाला ने जवाब दिया, सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है। उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। पार्षद यह प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट जरूरतें परिषद के सामने रखी जा सके। फिर से निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। खाला बड़ी खुश थी क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति ने तो आज तक उनके काम के बारे में पूछा नहीं था। बच्चों के सवाल ने उन्हें अपने अनुभव बांटने का एक मौका दिया था। नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है? इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। निगम यह राशि अलग अलग तरीकों से इकट्ठा करती है। इस राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए कर, टैक्स से आता है। कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना होता है और साथ ही पानी एवं अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना होता है। जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा कर।
निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति कर से केवल 20-30% पैसा ही आता है। शिक्षा पर भी कर लगता है। अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं तो उस पर भी कर देना पड़ता है। अगली बार जब आप सिनेमा देखने जाइएगा तो टिकट पर ध्यान से देखिएगा, हमें मनोरंजन के लिए भी कर देना पड़ता है। इस तरह अमीर लोग संपत्ति कर देते हैं, वहीं जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा समान तरह के कर अधिक देते हैं। शंकर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, अपना शहर तो इतना बड़ा है, इसकी देखभाल के लिए बहुत लोगों की जरूरत पड़ती होगी। खाला, तब तो नगर निगम में ढेर सारे लोग काम करते होंगे। वह अब तक क्रिकेट के मैच और अपने अधूरे ओवर की बात बिल्कुल भूल चुका था। दरअसल शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांट देते हैं, जैसे जल विभाग होता है, कचरा जमा करने का विभाग, उद्यानों की देखभाल का विभाग, सड़क व्यवस्था का विभाग इत्यादि। मैं नगर निगम के सफाई विभाग में थी, उसी के लेखा विभाग में हिसाब किताब का काम करती थी। खाला बड़े इत्मीनान से बता रही थी। फिर बच्चों के खाने के लिए रसोई से कबाब लाने चल पड़ी। जहांगीर ने रसोई में खड़े खड़े तेजी से अपने कबाब खा लिए। फिर ऊंची आवाज में वहीं से बोला, यास्मीन खाला, नगर निगम जिस कूड़े कचरे को इकट्ठा करता है वह जाता कहाँ है? बाकी बच्चे अभी कबाब खा ही रहे थे। यास्मीन खाला ने बताना शुरू किया, इस सवाल का जवाब बड़ा मजेदार है। जैसा कि तुम जानते हो, कचरा लगभग हर गली में ही फैला रहता है। पहले हमारे पड़ोस का भी यही हाल था, चारों तरफ कूड़ा फैला रहता था। अगर कूड़े को इकट्ठा करके हटाया न जाए तो मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं और आसपास कुत्तों चूहों का जमावड़ा हो जाता है। लोग इसकी बदबू से बीमार भी पड़ जाते हैं। एक बुरी बात यह थी कि बच्चों ने गली में क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था, क्योंकि उनके घर वाले को यही डर लगा रहता था कि गली में अधिक समय रहने से बच्चे बीमार न पड़ जाएं। तो अब देखते हैं लोगों का विरोध। यास्मीन खाला ने अपनी बात जारी रखी। मोहल्ले की औरतें इन सबसे बड़े नाराज थीं। वे सलाह लेने पर पास भी आई। मैंने उन्हें कहा कि मैं विभाग के किसी अधिकारी से इस मामले में बात करने की कोशिश करूंगी, मगर मैं भी निश्चित तौर पर यह बात नहीं कह सकती थी कि इसमें कितना समय लगेगा। इस पर गंगाबाई ने बताया कि हमें अपने वार्ड के पार्षद के पास इस समस्या को लेकर जाना चाहिए। आखिर वोट देकर उसे हमने चुना है, उसके सामने हम विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। गंगाबाई ने महिलाओं के एक छोटे समूह को इकट्ठा किया और पार्षद के घर पहुंच गई। सभी औरतें घर के सामने जाकर नारे लगाने लगी। तब पार्षद घर के बाहर निकले और उन्होंने उनकी समस्या के बारे में पूछा। गंगाबाई ने अपने मोहल्ले की खराब हालत बयान की। पार्षद ने उन महिलाओं से वादा किया कि वे अगले दिन उनके साथ आयुक्त से मिलने जाएंगे। साथ ही उन्होंने गंगाबाई को मोहल्ले के सारे वयस्कों से एक अर्जी पर दस्तखत करवाने के लिए कहा। अब जो है अर्जी यह थी कि उनके मोहल्ले से कचरा उठाने की नियमित व्यवस्था की जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि कल आयुक्त से मिलने जाते समय स्थानीय सफाई अभियंता यानी इंजीनियर को भी साथ ले जाना अच्छा रहेगा। इससे फायदा होगा, क्योंकि सफाई अभियंता भी आयुक्त को बता सकेगा कि हालत कितनी खराब है। उस दिन पूरी शाम बच्चे घर घर का चक्कर लगाते रहे ताकि अर्जी पर ज्यादा से ज्यादा परिवार के लोगों की दस्तखत लिए जा सके। अगली सुबह बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं पार्षद और सफाई अभियंता के साथ नगर निगम के दफ्तर गई। आयुक्त पूरे समूह से मिले, पर वे बहाना बनाने लगे कि नगर निगम के पास पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध नहीं है। गंगाबाई ने तपाक से कहा, लेकिन लगता है कि आपके पास अमीर इलाकों से कचरा उठाने के लिए पूरे ट्रक हैं।
जहांगीर ने झट से कहा। इससे आयुक्त का तो मुंह ही बंद हो गया होगा। और नहीं तो क्या, उसने फौरन इंतजाम करने के लिए कहा। यास्मीन खाला ने बताया, गंगाबाई ने आयुक्त को चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो वे नगर निगम के सामने बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं धरना पर बैठ जाएंगी। खाला के सेवानिवृत्त होने के बाद से क्या क्या बदला है? यास्मीन खाला ने बच्चों को जो नहीं बताया वह यह ज्ञात है कि हाल के समय में पैसा बचाने के लिए कई नगर निगमों ने कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने के लिए निजी ठेकेदार रख लिए हैं। इसको निजीकरण कहते हैं। इसका मतलब है कि जो काम पहले सरकारी कर्मचारी करते थे वे अब निजी कंपनियां करती हैं। निजी ठेकेदार इन मजदूरों को कचरा जमा करने और उठाने का काम लगाते हैं। उन्हें बहुत कम पैसा देते हैं। उन मजदूरों को नौकरी अस्थायी होता है। कचरा उठाने का काम काफी खतरनाक भी होता है। अक्सर उनके पास अपनी सुरक्षा के साधन नहीं होते। अगर काम करते हुए वे घायल हो जाएं तो उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। अब जो है तो क्या गलियों की सफाई हो गई? रेहाना ने झट से पूछा, जो कभी चीजों को अधूरा नहीं छोड़ती थी। 2 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। वे तो जब एक बहुत बड़े समूह ने विरोध प्रदर्शन किया, जोरदार नारे लगाए, तब जाकर बात बनी। अब मोहल्ले की सफाई नियमित रूप से होने लगी है। यह तो बिल्कुल बम्बैया सिनेमा की तरह सुखद अंत हुआ। माला ने कहा। वह अपने आप को नेतृत्व करने वाली गंगाबाई की भूमिका में देखने का सपना देख रही थी। सभी बच्चों को गंगाबाई की कहानी सुनकर बहुत मजा आया। उन्हें इसका आभास तो था ही कि मोहल्ले में गंगाबाई की खासी इज्जत थी और लोग उन्हें बहुत मानते थे, मगर उसका कारण उन्हें अब समझ में आया था। बच्चों ने खाला का शुक्रिया अदा किया और जाने के लिए उठ खड़े हुए। जाते जाते रेहाना ने कहा, खाला, बस एक आखिरी सवाल और है। घर पर अभी जो 2 कूड़ेदान हैं वो भी क्या गंगाबाई का सुझाव था? खाला हंसने लगी और बोली, अरे नहीं नहीं, यह तो नगर निगम ने ही सुझाव दिया था कि हम खाने पीने और गलने वाली चीजों को एक कूड़ेदान में डालें और प्लास्टिक, कांच जैसी न गलने वाली चीजों को दूसरे कूड़ेदान में। जब हम अपने कचरे की छटाई कर देते हैं तो नगर निगम वालों को काम थोड़ा आसान हो जाता है। बच्चों ने इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए खाला को फिर से शुक्रिया अदा किया और टहलते हुए गली की तरफ चल पड़े। बहुत देर हो चुकी थी और उन्हें जल्दी से जल्दी घर पहुंचना था। आज हमेशा के मुकाबले गली में अंधेरा थोड़ा ज्यादा था। उन्होंने ऊपर देखा, फिर मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा और वापस खाला के घर की तरफ दौड़ पड़े। ये देखिए, ये जो है कुछ किसी एक ये लाइन जो है सूरत शहर के गंदगी के बारे में एक कहानी है। चलिए दोस्तों, तो आज हमारा यह नगर प्रशासन का वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर भी करें। कल नेक्स्ट चैप्टर हम लेकर के आएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो दोस्तों।